हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द वोल्टेक सेल। हम लोगों ने उसमें टाइप्स ऑफ वोल्टेक सेल के बारे में भी पढ़ के रखा था। प्राइमरी वोल्टेक सेल के एग्जांपल पढ़ा ड्राई सेल। देन सेकेंडरी वोल्टेक सेल में आप लोगों ने लीड एसिड बैटरी पढ़ा। फिर आप लोगों ने मर्क्यूरी सेल भी पढ़ा एंड निकेट सेल के बारे में भी पढ़ के रखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स होते क्या है? तो फ्यूल सेल्स की अगर बात करते हैं तो फ्यूल सेल एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए मैंने क्या कहा कि ये एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसमें एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल। इसमें होता क्या है कि जो फ्यूल है, इस फ्यूल को जब हम लोग बर्न करेंगे, कंबस्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होगी एंड उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली फ्यूल सेल्स के अंदर जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो क्या हो सकता है? तो वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो मिथेनॉल भी हो सकता है। अगर फ्यूल सेल की बात करते हैं तो फ्यूल सेल का मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसकी डायग्राम ये रही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब ये है क्या, कैसे बनता है? देखिए हमारे पास एक कंपार्टमेंट है एंड इस कंपार्टमेंट में हम लोगों ने दो साइड से एंट्री रखी है, एक रखी है फॉर हाइड्रोजन गैस एंड एक फॉर ऑक्सीजन गैस। इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स को फिट करके रखते हैं और ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये बने होते हैं ग्रेफाइट से। और ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के अंदर थोड़े क्वांटिटी में फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम रखा जाता है। तो ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रोड है, मतलब पोरस इलेक्ट्रोड है। कैसा है? पोरस, छोटे छोटे पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है एंड इसके अंदर प्लैटिनम का पाउडर रखा जाता है जो कि काम करता है कैटालिस्ट का। एंड इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KOH। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ क्या है? KOH, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? OH निगेटिव कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। राइट नाउ यहाँ पर जो एनोडिक साइड है उस एनोडिक साइड से हम लोग पास करेंगे हाइड्रोजन गैस को एंड जो कैथोडिक साइड है यहाँ से हम लोग पास करेंगे टू द ऑक्सीजन गैस। जब इनकी रिएक्शंस होगी तो यहाँ पर आप लोगों को एनर्जी मिलती जाएगी। कैसे मिलती जाएगी ये हम लोग इस सेल के वर्किंग में समझते हैं। अगर हम लोग इस सेल के वर्किंग को देखें तो वी नो दैट कि एट एनोड ऑक्सीडेशन होना चाहिए। राइट, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से डिफ्यूज होकर अंदर आ जाएगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीडाइज होगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द H पॉजिटिव आयन एंड इट विल लॉस इलेक्ट्रॉन। बराबर है। अगर मैंने इतना हाइड्रोजन लिया तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन के आयंस निकलेंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये जो 4 हाइड्रोजन के आयंस है ये कंबाइन होते हैं इसके साथ OH निगेटिव के साथ। तो OH निगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है OH निगेटिव एंड यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से जाकर ऑक्सीडाइज होगा इस एरिया में वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? OH निगेटिव के साथ एंड बनाएगा वाटर, जिसके कारण धीरे धीरे इस कंटेनर में पानी की लेवल बढ़ती जाएगी और पानी अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, है आउटलेट फॉर द वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहाँ पर होगी? एट अ एनोड, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। एंड एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। अब देखिए एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले ये इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट किसके तरफ पहुंच जाएंगे? कैथोड की तरफ एंड कैथोडिक रीजन में क्या कैरी आउट कराएंगे? ये रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन किसका कैरी आउट करेगा? तो रिडक्शन होता है ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस का जब रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा एंड ये कन्वर्ट होता है इनटू द
OH निगेटिव आयन। देखिए यह है रिडक्शन। अब कैथोड पे रिएक्शन हो गई, एनोड पे रिएक्शन हो गई, तो ओवरऑल सेल की रिएक्शन का मीनिंग क्या रह जाता है? अगर हम लोग नेट सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो नेट सेल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो दोनों इलेक्ट्रोड पे होने वाली हाफ रिएक्शन का सम। बराबर है? करिए, अगर आप लोग इन दोनों रिएक्शन का सम करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल्ड हो जाएंगे। बराबर है? लेकिन इस साइड में देखिए ट्वाइस वाटर है, यहाँ पर कितना वाटर है? 4, कितना बच जाएगा? 2। यहाँ पर 4 OH है, यहाँ पर 4 OH है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल्ड कर देंगे। तो अब क्या बच रहा है? आप लोग देखिए, आपके पास ट्वाइस H2 गैस है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है O2 गैस। लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ नहीं बच रहा है। देख लीजिए, कुछ बच रहा है? नहीं। 4 OH के साथ 4 OH कैंसिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर के साथ यहाँ से 2 वाटर कैंसिल होंगे, तो ये चला गया। इस साइड में क्या बच गया? ट्वाइस H2O। मतलब ये सेल जब ऑपरेट होगा तो इस सेल के ऑपरेशन से बाय प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आ रहा है? वाटर ही निकल कर आ रहा है। एंड इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। एंड मजे की बात यह है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है। हो रही क्या डायरेक्ट रिएक्शन? बिल्कुल नहीं हो रही है। नाउ इस सेल का अगर हम लोग पोटेंशियल देखें तो ये जो सेल है, इस सेल में आप लोग क्या करोगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी गैल्वानिक सेल के समान केमिकल खत्म हो जाएंगे, सेल रुक जाएगा, नहीं। आप जितना देर चाहे उतना देर इस रिएक्शन को कैरी आउट करा सकते हैं बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, राइट। जब ये सेल ऑपरेट होता है तो इस सेल का जो पोटेंशियल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द कैथोड माइनस E0 ऑफ द एनोड। बराबर है? अब आपके पास कैथोड क्या है? तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है, एंड एनोड क्या है? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसका अगर हम लोग पोटेंशियल देखते हैं इस सेल का, तो इस सेल का जो पोटेंशियल आप लोगों को मिलता है ये मिलता है 1.23 वोल्ट। 1.23 वोल्ट का पोटेंशियल आप लोगों को मिलता है। और ये कब तक मिलता रहेगा? तब तक मिलता रहेगा जब तक आप लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूस रखते हैं। क्लियर है? तो ये फ्यूल सेल है। क्या होता है फ्यूल सेल? अगर किसी ने कहा कि 1 मार्क के लिए डेफिनेशन बताइए, तो फ्यूल सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल in which energy of combustion of the fuel is directly converted into electrical energy। इस टाइप के सेल को आप लोग क्या कहते हो? फ्यूल सेल कहते हैं। अब समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, अगर हम लोग फ्यूल सेल के एडवांटेज की बात करें तो एक एडवांटेज इसका ये है कि ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा तब तक जब तक आप लोग रिएक्टेंट सप्लाई करते रहेंगे। बाकी गैल्वानिक सेल में क्या होता है? तो रिएक्टेंट्स कुछ देर के बाद कंज्यूम होते हैं, आपको उस सेल को क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा, या फिर अगर वो प्राइमरी टाइप का है तो सेल को डिस्कार्ड करके नया वाला सेल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब तक आप लोग रिएक्टेंट्स को सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये सेल क्या होता रहेगा? ऑपरेट होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये जो सेल है ये सेल नॉन पोल्यूटिंग होता है। नॉन पोल्यूटिंग क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन में देखा है एंड वर्किंग में भी समझा है कि इस सेल का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ H2O होता है। बराबर है? प्योर वाटर निकल के आता है एंड वाटर के कारण कोई पोल्यूशन होगा क्या? नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो वो है इसकी इफिशियंसी, दैट इज एडवांटेज। अगर देखें तो इफिशियंसी की अगर आप लोग बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल गैल्वानिक सेल होते हैं, ट्रेडिशनल गैल्वानिक सेल, उसकी इफिशियंसी होती है नियर अबाउट 40%। कितनी होती है? नियर अबाउट 40%। बट फ्यूल सेल की इफिशियंसी को अगर आप लोग देखते हैं तो इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 70% होती है, जो कि ऑलमोस्ट इसके डबल के पास पहुंच गई।
एंड इसीलिए धीरे धीरे डे बाय डे हम लोग ट्रेडिशनल गैल्वेनिक सेल को हटाकर किसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, फ्यूल सेल का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस है। अब इसके एडवांटेजेस अगर होंगे तो इसके कोई ना कोई ड्रॉबैक्स भी होंगे, जी हाँ। तो इसके ज़्यादा ड्रॉबैक्स नहीं है, लेकिन जो है वो काफ़ी डेंजरस है। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक इसका ये है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस इज हजार्डस टू हैंडल। हजार्डस टू हैंडल, हाइड्रोजन गैस को हैंडल करना इतना इजी नहीं होता। एंड दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इट इज नॉट इजी टू प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना इतना इजी नहीं होता। तो ये इस फ्यूल सेल के क्या है, ड्रॉबैक्स भी है। नाउ इस फ्यूल सेल के एप्लीकेशंस को भी समझते हैं। बहुत ही अच्छे मज़ेदार एप्लीकेशंस आप लोगों के सामने आते हैं। अब एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्यूल सेल के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो फ्यूल सेल्स ये यूज़ किए जा रहे हैं इन द ऑटोमोबाइल्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। मतलब एक्सपेरिमेंट्स अभी भी चल रहे हैं कि हम लोग ऐसे फ्यूल सेल्स को डिज़ाइन करें जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में अगर फ्यूल सेल्स आते हैं तो हम लोग ऑटोमोबाइल को मतलब पूरे व्हीकल को पेट्रोल या डीजल के अलावा सीधा सीधा फ्यूल सेल्स के ऊपर ही चला सकते हैं। एंड आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर उसमें फ्यूल सेल का फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया तो जो फ्यूल सेल्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, इनका मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा एंड हम लोग एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन से भी बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्पेस प्रोग्राम। अगर हम लोग स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं तो स्पेस प्रोग्राम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। एंड इसी के अंदर जो स्पेस क्राफ्ट है, राइट, स्पेस क्राफ्ट का मीनिंग आप लोगों को पता होगा ही होगा। जो स्पेस क्राफ्ट है इसके अंदर हम लोग फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें डबल एडवांटेज देता है। कैसे देता है, जरा सोचिए। अगर मुझे किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को स्पेस क्राफ्ट लगेगा, ठीक है। अब स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए एनर्जी भी तो लगेगी, हाँ। तो सर हम लोग ज़मीन से लेके स्पेस तक केबलिंग कर देते हैं, पॉसिबल है? नहीं। इतना लंबा केबल छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। सर एक काम करते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैटरीज भर के रख देते हैं, चार्ज की हुई बैटरीज भर के रख देंगे, ठीक है, भर के रख देंगे। लेकिन उन बैटरीज का वजन कितना होगा? स्पेस क्राफ्ट तो उड़ेगा ही नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग उसमें फ्यूल सेल सेट कर देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को अगर सेट किया तो क्या होगा, आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंटेनर्स ही भरना पड़ेगा उसमें, ठीक है। एंड उसका एडवांटेज क्या, स्पेस क्राफ्ट में जो फ्यूल सेल ऑपरेट होता है वो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाएगी, काम चल गया। लेकिन उसमें आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिला था? वाटर। और ये जो वाटर मिलता है, ये वाटर क्या होता है? काफ़ी प्योर होता है। एंड हेंस आप लोगों की दोनों नीड सेटिस्फाई होती है। स्पेस क्राफ्ट जो होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी एंड उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स आपने भेज के रखे उन्हें पीने के लिए पानी भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग फ्यूल सेल के द्वारा पॉसिबल करा सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हॉस्पिटल्स, इवन होटल्स। एंड ऐसा ना हो कि हमारे घर तक पहुंच जाए, हो सकता है, राइट। फ्यूल सेल का इस्तेमाल आने वाले कुछ सालों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर हॉस्पिटल्स, देन होटल्स, या फिर इवन होम्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करना पॉसिबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल सेल। गाइज अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इससे पहले आप लोग इस टेबल की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रोड्स लिखे हैं, देखिए इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बराबर है। फिर उनके बाद यहाँ पर बीच वाले कॉलम में हमने इनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी है एंड सारे के सारे रिएक्शन देखो रिडक्शन के हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है एंड इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी रखी है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन के लिए पॉजिटिव 2.87 है,
फिर धीरे धीरे वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो गई 0 पे पहुंच गई, और उससे भी आगे गए तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस हो गई। मतलब यहाँ पर आप लोगों को एक अरेंजमेंट मिलता है, किसका अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोड्स का, उनकी इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन के साथ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बराबर है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल इन कॉन्टेक्ट विद देयर आयन, आपको पता है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स with the electrode half reactions in order of decreasing standard potential is called as electrochemical series। देखिए कुछ ऐसा ही है कि नहीं, electrodes with their half reactions and decreasing order of their standard potential values, ये है electrochemical series। नाउ इस electrochemical series की की पॉइंट्स क्या है, अगर हम लोग इसके की पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे रिएक्शंस किस फॉर्म में लिखे हैं, रिडक्शन के फॉर्म में। सारे के सारे जो हाफ इक्वेशंस हमने लिखे हैं वो रिडक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। एंड इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है। देख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, सर जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ले रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं अगर इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन में तो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखते हैं तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बराबर है। देन एक और पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए, फिर यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ सेंटर में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है जिसका पोटेंशियल 0 है। हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जिनकी पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड हाइड्रोजन के नीचे जाते हैं तो निगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एंड हाइड्रोजन के नीचे जाते हैं तो निगेटिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब E0 वैल्यू की बात अगर करें तो ये जो E0 वैल्यू है ये हमें क्या सजेस्ट करती है, तो E0 वैल्यू सजेस्ट करती है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब ये जो E0 वैल्यूज हमने लिखे हैं ये किस रिएक्शन के लिखे हैं, इन रिएक्शंस के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड E0 वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, अगर E0 वैल्यू पॉजिटिव है इनके लिए पॉजिटिव है, अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाएगा जैसा दिया हुआ है। जैसा इस रिएक्शन के लिए देखिए E0 कितना है, +2.87, मतलब फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दिखाता है, तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाती है। एंड अगर कभी किसी रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू निगेटिव है ना, इनके लिए वैल्यू कैसी दिख रही है, निगेटिव दिख रही है, तो निगेटिव E0 की वैल्यू है, इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई है ये होगी नहीं। दिस रिएक्शन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू ऑकर, बल्कि इसका रिवर्स रिएक्शन होना पसंद करेगा, क्योंकि ये मेटल के कैटायंस हैं एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं क्या, नहीं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल अगर दिखता है तो मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में ही होगी, एंड निगेटिव पोटेंशियल अगर दिखता है तो ये रिएक्शन जनरली नहीं होगी, बल्कि इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या रहेगी, होती रहेगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये इसके की पॉइंट्स है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ एलिमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रोड्स रखे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में आपको ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे उनके पोटेंशियल के साथ। तो आप लोगों को अगर कभी ये बनाने का चांस आता है, क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा नहीं, अगर बनाते भी हो तो आप लोग 5-6 इलेक्ट्रोड को ही याद रखेंगे, सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला, और ये तो फ्री में याद रहेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें आपने इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब मैंने आप लोगों को की पॉइंट्स बता दिया। अब हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं।
जिसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल भी एंड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ईएमएफ सीरीज। मैं इसे ईएमएफ सीरीज लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेडिंग बना देता हूँ, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने पूरे इलेक्ट्रोड्स एंड उनके रिएक्शंस को लिखा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। यहाँ पर एक चीज के तरफ ध्यान रखिए, स्पीसीज विथ पॉजिटिव E0 वैल्यूज आर ऑक्सीडेंट्स। मतलब क्या, जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीसीज विथ हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, पर है ना, स्पीसीज विथ हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अगर हाई है तो इसका मतलब रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होगा एंड पर्टिकुलरली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ E0। तो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ E0 अगर है तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में होती रहती है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम लोग इस सीरीज के लेफ्ट टॉप पे देखें, ये देखिए, ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, तो जो लेफ्ट टॉप है मतलब ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मिलेंगे। ये देखिए, इसके लिए पोटेंशियल 2.87 है, इसके लिए पोटेंशियल 1.68 है। मीन्स ये कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, है ना, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कुछ इस तरीके से डिक्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें दूसरा एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो स्पीसीज लिख ही देता हूं, स्पीसीज विथ लो और निगेटिव वैल्यू ऑफ E0 आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए, जिसके लिए E0 की वैल्यू कम है या फिर निगेटिव है, ऐसे केस में वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को आप देखते हैं एंड इनके पोटेंशियल्स को अगर देखते हैं जो कि निगेटिव है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होना पसंद नहीं करती, बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में होना पसंद करती है। अब इस रिएक्शन को अज्यूम करो, अगर हम लोग इसे रिवर्स करते हैं तो ये एरो इस साइड में होगा, मतलब प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जिनके लिए E0 की वैल्यू कम है या फिर निगेटिव है, वो क्या होते जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते जाएंगे। मीन्स ऐसी अगर बात है तो इसे देखिए, अब इस पूरे सीरीज में आपको दो चीज़ें ढूंढने को मिलेगी, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जब आप लोग डाउन द सीरीज आए तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। अगर आप लोग डाउन द सीरीज आते हैं तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग इसे देखें लिथियम वाली रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन ऐसे होना पसंद ही नहीं करेगी, रिवर्स होगी। एंड जब रिवर्स होगी तो लिथियम इलेक्ट्रॉन देते हुए मिलेगा, जिसका पोटेंशियल +3.045 बन जाएगा, जो कि अब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आप लोगों को ये पता चलता है कि इस सीरीज में लिथियम को अगर हम लोग देखते हैं तो लिथियम क्या बन जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। एंड अगर आप लोग फ्लोरीन को देखते हैं तो फ्लोरीन क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करके हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करके दिखा सकते हैं। अब तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करके हम लोग ये साबित करके दिखा सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ढूंढते हैं तो हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स मिल जाएंगे उनकी E0 वैल्यूज के साथ, बराबर है। उनसे मिलाकर क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। एंड इफ सेल का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आता है, EMF ऑफ द सेल अगर पॉजिटिव आता है, तो ऐसे केस में रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है। मीन्स हमें ये पता करने के लिए कह सकता है कि बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाते हैं कि वेदर Ag पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइजेस Mg और नॉट। देखिए ये क्वेश्चन कैसा कहता है कि बताइए ये जो रिएक्शन होगी ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Ag पॉजिटिव आयन मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्शन को बताना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन साबित कराना है, इसका रिडक्शन। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देते हैं। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। देखिए ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। अब सिल्वर आयंस का रिडक्शन होना चाहिए, तो सिल्वर आयंस जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो इसकी क्वांटिटी डबल लगेगी, ये देगा ट्वाइस ऑफ द सिल्वर देगा। ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस विल गिव मैग्नीशियम 2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो E0 सेल निकालिए। E0 सेल निकालने का फॉर्मूला क्या लेते हैं आप लोग, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, बराबर है। अब यहाँ पर आपको कहता है कि Ag पॉजिटिव ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं, किसे, मैग्नीशियम को। तो कैथोड क्या हो जाएगा, Ag, एंड एनोड क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम। इनके पोटेंशियल्स को अगर देखते हैं तो इसका पोटेंशियल होता है 0.8 वोल्ट का, माइनस मैग्नीशियम का पोटेंशियल होता है माइनस 2.37 वोल्ट का, दैट इज नथिंग बट 0.8 प्लस 2.37 वोल्ट, ये आ जाएगा 3.17 वोल्ट जो कि पॉजिटिव है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, E0 सेल जब पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर ये निगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। राइट, आप लोगों को आइडेंटिफाई करके देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है, याद रखिए, तो जिनका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बराबर है, जिनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ को कंपेयर करके दिखाना है। तो जिन वैल्यूज़ का साइन पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नाउ यहाँ अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन दिखता है, क्लोरीन, देन उसके बाद आयोडीन दिखता है, एंड उसके बाद कौन दिखता है, Br निगेटिव। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास दिख रहा है क्लोरीन, आयोडीन एंड Br निगेटिव। राइट, अब इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो सबसे कम पोटेंशियल किसका दिख रहा है, आयोडीन का 0.54 वोल्ट। देन उसके बाद किसका दिख रहा है, ब्रोमीन का, Br निगेटिव, दैट इज 1.09 वोल्ट का, एंड देन उसके बाद दिख रहा है क्लोरीन, दैट इज 1.36 वोल्ट का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग चेक करते हैं तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स।
एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और बाद में स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब क्या, जिनका पोटेंशियल कम होता है, मीन्स निगेटिव होता है। तो कौन कौन से होंगे, तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, देन टिटानियम 2+ है, देन निकेल भी है। तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर देखते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है, तो पोटेशियम है, देन मैग्नीशियम भी है, देन टिटानियम 2+ भी है एंड निकेल है। अब इन्हें अरेंज करना है तो सबसे कम वैल्यू किसके पास है, देखिए तो जरा। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि निकेल का पोटेंशियल -0.23 है, निगेटिव वैल्यू है लेकिन काफ़ी कम है। देन इससे ज़्यादा किसका पोटेंशियल दिख रहा है, निगेटिव वैल्यू में, तो टिटानियम 2+ का दिख रहा है, कितना, -0.37 वोल्ट का है। देन उसके बाद नंबर किसका आ रहा है, पोटेशियम का, सॉरी पोटेशियम का नहीं है, किसका है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कितना पोटेंशियल आ रहा है, तो इट इज -2.36 वोल्ट। एंड इससे भी ज़्यादा निगेटिव किसका पोटेंशियल आ रहा है, पोटेशियम का, दैट इज -2.93 वोल्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है, देखते हैं। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड ऑकर स्पॉन्टेनियसली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये 3 रिएक्शंस आपके पास है, आपको पता करके देना है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियसली होंगे या नहीं होंगे। आपके पास हिंट है कि यूज इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल 5.1, मतलब आपको उस टेबल से इनकी वैल्यूज उठाकर देखनी है। अब देखिए पहली रिएक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो पहली रिएक्शन क्या दिख रही है, कैल्शियम सॉलिड प्लस कैडमियम 2+, इट विल गिव कैल्शियम 2+ प्लस कैडमियम सॉलिड। क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ये रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट सही में काम कर रहा है या नहीं। आप लोगों को स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप E0 ऑफ कैल्शियम देखते हैं तो ये होता है -2.866 वोल्ट का। एंड अगर आप लोग कैडमियम का पोटेंशियल देखते हैं तो कैडमियम का जो पोटेंशियल है ये है -0.403 वोल्ट का, बराबर है ना। आप लोग जरा देखिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि सिंस E0 ऑफ कैल्शियम इज लेस देन E0 ऑफ कैडमियम, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आप लोग चेक करके दिखा सकते हैं, रिएक्शन इज क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, कैथोड, और ये क्या बन जाएगा, एनोड। तो ये और इस वैल्यू का सम करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, आने वाला आंसर पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। सेकेंड वाले केस में देखिए, ट्वाइस ऑफ Br निगेटिव एक्वस प्लस Sn2 प्लस एक्वस, इट गिव्स Br2 लिक्विड प्लस Sn सॉलिड है, ये रिएक्शन है। अब आप लोगों को इस रिएक्शन में क्या साबित करके दिखाना है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखिए -1 से 0 में गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड ये क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ। तो वैल्यूज को देखते हैं। अगर आप लोग E0 ऑफ Br देखते हो तो E0 ऑफ Br जो होता है ये होता है 1.09 वोल्ट का। एंड E0 ऑफ टीन देखते हो तो ये आप लोगों को मिलता है -0.136 वोल्ट का। सोचिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज। इसका पोटेंशियल कम होता है ना, इसका पोटेंशियल कम होता है, तो सॉरी मैंने जो कहा वो गलत कहा। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब ये होना चाहिए रिड्यूस, इसका पोटेंशियल कम है मतलब ये होना चाहिए ऑक्सीडाइज। हो क्या रहा है, उल्टा ही हो रहा है। देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सिंस E0 of Br is greater than E0 of Sn,
द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब थर्ड वाली रिएक्शन को देखिए, क्या है, ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड प्लस Na2 प्लस एक्वस, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस प्लस निकेल सॉलिड। ठीक है, इनके पोटेंशियल्स को देखिए, E0 ऑफ Ag होता है 0.8 वोल्ट एंड E0 ऑफ निकेल होता है -0.23 वोल्ट का। तो ये कम पोटेंशियल है, एनोड होना चाहिए, ये ज़्यादा पोटेंशियल है, ये क्या होना चाहिए, कैथोड। मतलब इस पे रिडक्शन होना चाहिए, इस पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उल्टा ही हो रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। तो यू कैन से दैट के सिंस E0 ऑफ Ag इज ग्रेटर देन E0 ऑफ निकेल, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गाइस यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर, एंड यहाँ आते आते आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट फिनिश होता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।